नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। आखिर कौन सी प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन होता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसकी लास्ट क्लास में हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों के बारे में चर्चा किया था, जिसमें रेखीय प्रतिमान, उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान, चक्रीय प्रतिमान, इनकी चर्चा की थी। लेकिन आज की क्लास में हम लोग सामाजिक परिवर्तन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उसकी चर्चा करेंगे, किस प्रकार से देखिए बच्चों, सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है जो समाज में आने वाले बदलाव को विभिन्न कारकों के संदर्भ में देखता है। ठीक है, विभिन्न कारकों के संदर्भ में देखता है। जब हम ये कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे परिवर्तन की दिशा, नियम, सिद्धांत, इससे क्या होता है, परिवर्तन की क्या दिशा है, नियम क्या सिद्धांत है, ठीक है, या निरंतरता प्रकट नहीं होती। मैकायोरोपेज, हर्बर्ट स्पेंसर, हाबहाउस, शोरोकिन आदि ने सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं अंगों का उल्लेख किया है, जो विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को जन्म दिया है कहीं न कहीं। ठीक है, इन अवधारणाओं में प्रक्रिया, आंदोलन, वृद्धि, ये देखो जो हम लोगों ने ये अवधारणा है, प्रक्रिया, उद्विकास, प्रगति, अनुकूलन, विकास, क्रांति, आंदोलन, इस प्रकार से बहुत सारे इसके चरण हैं, बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन कहीं न कहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस अंग्रेजी में होता है, यह परिवर्तन की निरंतरता का अभाव। देखिए प्रक्रिया का मतलब कोई भी कार्य निरंतर होता रहे, प्रोसेस में बना रहे। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेसिंग। जब हम मोबाइल में, लैपटॉप में कहीं काम करते देखते हैं, प्रोसेसिंग चलता है। प्रोसेसिंग का मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं, जो जिस कार्य पे आपने क्लिक किया है वो कार्य आपका हो रहा है, भले स्लो हो रहा हो लेकिन चल रहा है। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी होती है प्रक्रिया। ठीक है, हम प्रक्रिया कहते हैं। मैकाइवर ने कहा प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन से, एक परिवर्तन का एक निश्चित रूप होता है, एक प्रोसेस के तहत जो परिवर्तन होता है उसको प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम समायोजन एवं विघटन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं समायोजन और क्या है, ये विघटन, ये क्या एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे हम कहते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, तो ये एक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि भारत में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। इस प्रक्रिया के तहत कहीं न कहीं न्यूक्लियर परिवार या नाभिकीय परिवारों की स्थापना हो रही है। अगर संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है तो बन क्या रहा है, एकाकी परिवार बन रहे हैं, या नाभिकीय परिवार बन रहे हैं, या छोटे छोटे परिवार बन रहे हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रोसेस है जो उत्थान पतन के दौरान, उत्थान होगा फिर पतन होगा, लेकिन एक प्रक्रिया क्या है, कंटिन्यूटी चलती रहती है। कहने का मतलब ये है, प्रक्रिया, उत्थान और पतन प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी भी ओर तक किसी भी प्रकार हो सकती है। इस प्रकार प्रक्रिया में परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होता है। इस प्रकार क्या होता है कि प्रक्रिया में परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होता है, जिसके द्वारा एक अवस्था दूसरी अवस्था में विलीन हो जाती है। जिसके द्वारा क्या होता है, एक अवस्था दूसरी अवस्था में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, तो ये एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। इसका मतलब है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है तो कहीं न कहीं न्यूक्लियर या एकाकी परिवारों की स्थापना हो रही है। ठीक है, दिशा में निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, और संयुक्तता की अवस्था एकाकी अवस्था में विलीन हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो संयुक्तता की अवस्था थी वो कहीं न कहीं एकाकी की अवस्था में विलीन हो रही है, उसमें उसका समायोजन हो रहा है। अब देखिए दूसरी प्रकार की प्रक्रिया में आता है उद्विकास। उद्विकास की दिशा निश्चित नहीं होती है। उद्विकास किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, उसकी दिशा निश्चित नहीं होती, लेकिन एक सीधी रेखा में उद्विकास। कहने का मतलब कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का एक ढंग उद्विकास भी है। उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या में हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकास को, ये जो डार्विन का सिद्धांत है जीवों का उद्विकास से इन्होंने लिया हुआ है, और वहां से इन्होंने समाज के उद्विकास की चर्चा की है। कहीं न कहीं डार्विन से प्रभावित थे स्पेंसर डार्विन से प्रभावित होकर जो उन्होंने जीवों की उद्विकास या पेड़ पौधों की उद्विकास की चर्चा की, उसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज में सामाजिक उद्विकास की चर्चा की है कि जिस प्रकार से जीवों का उद्विकास होता है उसी प्रकार से
समाज के भी अंग होते हैं, समाज का भी विकास होता है, समाज भी उसी प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे डार्विन ने बताया कि विकास जो विकास है सरलता से जटिलता की ओर, जीवों का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है और समानता से असमानता की ओर, सरलता से जटिलता और समानता से असमानता की ओर, और निरंतर हुआ है क्योंकि कंटिन्यूटी इसमें रहती है, एवं सुनिश्चित स्तरों में हुआ है, कहीं न कहीं एक सुनिश्चित स्तर, जैसे जैसे हमने कहा कि किसी पौधे का विकास होता है, कोई भी पौधा जब हम जमीन पे रोपते हैं तो उसके बाद अंकुर निकलता है, फिर उसमें एक शाखा निकलती है, फिर उस शाखा से कई शाखाएं बनती हैं, ऐसे ऐसे उसका विकास होता रहता है, आगे बढ़ता हुआ एक सीधी रेखा में चला जाता है। डार्विन ने इस सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू, डार्विन का जो सिद्धांत है कहीं न कहीं स्पेंसर ने समाज पर लागू किया और कहा कि समाज का विकास भी जीवों की तरह ही हुआ है, जैसे जीवों का विकास हुआ है उसी प्रकार से समाज का भी विकास हुआ है। स्पेंसर ने सामाजिक विकास के 4 स्तरों की चर्चा की है, इसमें से कौन सी, देखिए जंगली अवस्था, उस विकास की 4 अवस्थाओं की चर्चा की, जिसमें जंगली अवस्था आती है पहली, पशुचारण, पहले जंगली अवस्था, फिर पशुचारण अवस्था, फिर कृषि अवस्था, इसके बाद औद्योगिक अवस्था, इसके बाद औद्योगिक। तो ये क्या है, ये विकास एक क्रम से चल रहा है, कहीं ना कहीं एक क्रम से, पहले जंगली अवस्था आई, फिर पशुचारण अवस्था आई, पहले हम जंगलों में रहते थे, फिर हमने पशुपालन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने, जब हमारे पास पशु हो गए तो फिर हमने खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया, फिर जब खेती बाड़ी हो गई तो फिर हमने टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया, हमने कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, तो इस जब परिवर्तन एक निश्चित दिशा में निरंतर हो, परिवर्तन एक निश्चित दिशा में और निरंतर होता है तथा रचना गुणों में भी परिवर्तन होता है तो उसे उद्विकास कहते हैं, जिसे हम एक सूत्र द्वारा बांध सकते हैं। ठीक है, जैसे गुणात्मक परिवर्तन, इसका एक सूत्र है उद्विकास का, यहीं पे लिख लेते हैं। गुणात्मक परिवर्तन प्लस रचना में परिवर्तन निरंतरता प्लस दिशा बराबर विकास। बराबर क्या होगा, उद्विकास होगा। ठीक है, इस प्रकार से उद्विकास को हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए प्रगति क्या होती है। अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन प्रगति कहलाता है। प्रगति में सब कुछ अच्छा होता है, व्यक्ति के हिसाब से काम होता है उसमें। अच्छा, व्यक्ति के कई विद्वानों ने उद्विकास और प्रगति में कोई भेद नहीं माना, लेकिन इनमें बहुत बड़ा पर्याप्त अंतर है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन को अपनी इच्छाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप हो। प्रगति कैसा होता है, प्रगति अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप होता है। जैसे लोग कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने बहुत ज्यादा प्रगति कर ली, तो प्रगति का मतलब वो अपने लक्ष्य खुद ही निर्धारित करता है, अपनी इच्छा, हम क्या बनना चाहते हैं, हम वहां तक पहुंच गए तो हमने प्रगति कर ली। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते थे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो ये क्या हो गया, ये हमारी प्रगति हो गई। और हमारी इच्छा भी यही थी कि हम यही बने। तो अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप होता है, पहली बात। ठीक है, प्रगति के नाम से जाना जाए। प्रगति का संबंध सामाजिक मूल्य और आदर्शों से है। इसका संबंध कहीं न कहीं सामाजिक मूल्यों और आदर्शों से। हमें सामाजिक मूल्य और आदर्शों को देखते हुए ही प्रगति करना है, देखते हुए ही कार्य करना है। समाज जिन लक्ष्यों को आदर्श एवं वांछित मानता है, जो भी समाज ने जो हमारे लक्ष्य आदर्श को वांछित मानता है, उसी दिशा में होने वाले परिवर्तन प्रगति के अंतर्गत आएंगे। कहीं न कहीं उस दिशा में जो परिवर्तन होते हैं वो प्रगति के अंतर्गत आएंगे। प्रगति का संबंध नैतिकता से भी है। ठीक है, प्रगति का संबंध कहीं न कहीं नैतिकता से भी है। समाज में जिन कार्यों और उद्देश्यों को नैतिक या अच्छा मानते हैं, उस ओर परिवर्तन प्रगति कहलाता है। जो भी नैतिक और अच्छा माना जाता है, उस ओर परिवर्तन कहीं न कहीं प्रगति कहलाता है। प्रगति की माप संभव है। ठीक है, प्रगति की माप कहीं न कहीं संभव है। इस प्रकार से समझ में आ गया प्रगति है। अब देखिए अनुकूलन।
अनुकूलन परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि अनुकूलन भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से समायोजन करने का प्रयत्न करता है। अनुकूलन का मतलब कोई भी स्थिति हमारे सामने है तो हम उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लें, ठीक है, ये अनुकूलन होता है। जैसे वर्तमान में जो ये हमारी बीमारी आई कोरोना महामारी की, तो इस महामारी ने लोगों को बहुत ज्यादा अनुकूलित कर दिया कि जो नियम कानून जो भी सब बनाए गए व्यक्ति को उसके अनुरूप ढलना पड़ा। लोगों ने कहीं न कहीं इस बीमारी के साथ साथ अपना अनुकूलन स्थापित किया, अनुकूलन बैठाया है, तभी जीवन यापन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं न कहीं परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। अनुकूलन किस सीमा तक होता है इस बात को प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों में कह सकते हैं, लेकिन अनुकूलन भी परिवर्तन का एक कहीं न कहीं प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विकास। विकास वस्तु की शक्ति में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। और विकास क्या होता है, हमेशा ऊपर की ओर परिवर्तन होता है। विकास एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं, मानव की इच्छा के हिसाब से नहीं होता है, संपूर्ण समाज के हिसाब से या संपूर्ण समाज के लाभ के लिए होता है कहीं न कहीं विकास, ठीक है। मानव विकास जब बालक से युवावस्था में होता है तब उसमें निश्चित जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। जब कोई समाज पशुचारण अवस्था से औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होता है, पशुचारण से जब औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे सामाजिक विकास कहेंगे। विकास के लिए कई बार जानबूझकर निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन लाए जाते हैं। देखिए विकास कहीं न कहीं जानबूझ के निश्चित दिशा में परिवर्तन लाए जाते हैं कि हाँ ये कार्य हो जाना चाहिए, इससे अधिक लोगों का लाभ होगा, ठीक। उदाहरण के लिए गांवों के विकास में सामुदायिक विकास योजनाएं, इसी प्रकार का एक प्रश्न है। हाउस ने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट, हाउस की पुस्तक है सामाजिक विकास में 4 मापदंडों का उल्लेख किया। पहला मात्रा में वृद्धि, कहीं न कहीं विकास में क्या होता है, मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा कार्य क्षमता में वृद्धि, इफिशियंसी बढ़ती है हमारी, आपसी सहयोग होता है उसमें, और कहीं न कहीं स्वतंत्रता होती है। ये विकास को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिससे सभी समाज गुजरते हैं। कहीं न कहीं इस प्रक्रिया से सभी समाज गुजरते हैं। यहाँ पर देखिए ये विकास सदैव ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन इस प्रकार से चल रहा है, और उद्विकास किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। और ये जो प्रगति है समाज स्वीकृति मूल्यों की ओर प्रगति कहलाती है। मैंने आपको इसको ये बताया हुआ है, फिगर भी बनाया हुआ है यहाँ पर। और क्रांति अचानक होने वाला परिवर्तन है जिसमें कोई क्रम नहीं होता है। क्रांति में कोई क्रम नहीं होता और ये परिवर्तन अचानक परिवर्तन होता है। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था का परिवर्तन। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि जो भी परिवर्तन, जो भी व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदल कर या ये व्यवस्था पूरी तरीके से चेंज होकर नई व्यवस्था स्थापित हो, मतलब पूरा आमूल चूल परिवर्तन, पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाए एक नई व्यवस्था का। जैसे औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, भारत में हरित क्रांति, ठीक है। ये सब क्रांतियां क्या है, ये पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को बदल के एक नई व्यवस्था स्थापित कर दी इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है क्रांति में परिवर्तन तीव्रता से होता है और आकस्मिक परिवर्तन होता है। इसमें ये पता नहीं चलता कि परिवर्तन कब हो जाएगा, ठीक है। और इसमें परिवर्तन का क्रम टूट भी जाता है। जरूरी नहीं कि परिवर्तन का क्रम वही बना रहे, परिवर्तन का क्रम हमेशा टूट भी जाता है। कहने का मतलब अचानक परिवर्तन होता है, परिवर्तन पूरा आमूल चूल परिवर्तन होता है। सामाजिक क्रांति वह तीव्र परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति को एक दूसरे से संबंधित करने वाली राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सरकार अस्थायी रूप से एक कार्यशील सत्ता के रूप में नहीं रह पाती। जो सरकार है कहीं न कहीं अस्थायी रूप से एक कार्यशील सत्ता के रूप में नहीं रह पाती। इस दशा में समाज में मौलिक एकता भंग हो जाती है। इस दिशा में क्या होता है, समाज में कहीं न कहीं मौलिक एकता भंग हो जाती है एवं सामाजिक व नैतिक मूल्य समाप्त होने लगते हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्य कहीं न कहीं समाप्त होने लगते हैं। इसमें सामाजिक संरचना को स्थायी रखने वाली औपचारिक मान्यताएं अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती हैं। जो भी संरचना को स्थायी रखने वाली जो भी औपचारिक मान्यताएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। यदि क्रांति में अधिक तीव्रता आती है तो सभी प्रमुख संस्थाएं काफी परिवर्तन हो जाती हैं। इस प्रकार राज्य, धर्म, परिवार, शिक्षा,
अपने मूल रूप में काफी बदल जाते हैं। ठीक है, और ये भी देखिए ना, ये क्रांति हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। कभी कभी क्रांति हिंसात्मक और अहिंसात्मक, जैसे हमने कहा कि औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब क्रांतियां कहीं न कहीं हिंसात्मक क्रांति थी, लेकिन हरित क्रांति अहिंसात्मक क्रांति है। ठीक है, कहने का मतलब कि क्रांतियां हिंसात्मक भी हो सकती है, अहिंसात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और विकास में भी देखते हैं, कभी जो विकास हम लोग कह रहे थे, इसमें भी सदैव जो है परिवर्तन अच्छा ही नहीं होता है, कभी कभी परिवर्तन इसमें हानिकारक भी हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे हमने बांध बनाया, तो बांध तो बनाया लोगों की अच्छाई के लिए कि हाँ लोग वहां से निकल सकेंगे, सही से उनका यातायात आवाजाही हो सके, लेकिन अब बांध बनाने के लिए वहां पे कितने लोगों को हमें वहां से स्थानांतरण करना पड़ा, कितने लोगों को विघटित करना पड़ा, तो ये भी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो लाभ भी होता है तो नुकसान भी होता है, दोनों चीजें हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए, प्रक्रिया समझ में आ गई। कोई भी कार्य निरंतर अगर करते रहते हैं तो उसको प्रक्रिया कह सकते हैं। उद्विकास किसी भी दिशा में होने वाला परिवर्तन उद्विकास कहलाता है। गुणात्मक परिवर्तन प्लस इसके गुणों में परिवर्तन होता है, क्वालिटी में परिवर्तन आता है, और इसकी संरचना में परिवर्तन होता है, और यह निरंतर बना रहता है हमेशा, और एक दिशा में होता है, इसलिए उद्विकास कहलाता है। ठीक है, प्रगति समाज स्वीकृत मूल्यों की ओर परिवर्तन होता है। यहाँ पे लोगों के मूल्य मानवीय इच्छाओं के अनुरूप इस पे कार्य होता है, इसलिए इसको प्रगति कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का अधिक से अधिक लाभ होता है। अनुकूलन, ये भी एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। व्यक्ति सामंजस्य से किसी भी समस्या से अपने आप को अनुकूलित करना चाहता है, कहीं न कहीं उसके साथ अनुकूलन बैठालना चाहता है, तो ये अनुकूलन भी सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। विकास, मैंने बताया, विकास सदैव ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन है, जिसमें समाज के अधिक से अधिक लोगों का लाभ होता है। क्रांति, व्यवस्था का परिवर्तन, क्रांति अचानक होने वाला परिवर्तन है जिसमें कोई क्रम ना हो, इसका कोई क्रम नहीं होता, ये अचानक परिवर्तन कहीं न कहीं होता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन की इन प्रक्रियाओं, 6 प्रक्रियाओं के बारे में बता दिया। मेरे ख्याल से आपको काफी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे, और आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।